क्लास लेट मी जस्ट टेल यू दैट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेटा वंस वी विल डन विद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसके बाद आपके सेशंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। आपके थ्योरी सेशन को एक सेशन में हम अपने टॉपिक को के ऊपर रिवीजन करेंगे या टॉपिक को पढ़ेंगे, और दूसरे जो सेशन होंगे उनमें हम अपने थ्योरी पेपर्स की पास पेपर्स प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वंस वी आर डन विद रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड इकोलॉजी, तो उसके बाद फिर हम अपने सेशंस को पास पेपर सेशंस की तरफ ले जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो चैप्टर है ये बच्चों को बहरहाल एक मुश्किल चैप्टर लगता है, और उसकी एक रीजन सिंपल ये है कि रिप्रोडक्शन ओवरऑल वैसे भी चैलेंजिंग है, चाहे आप मैन का पढ़ रहे हो या आप प्लांट का पढ़ रहे हो। और फिर प्लांट में अगेन मैं हमेशा कहता हूँ इंटरेस्ट फैक्टर की कमी की वजह से भी जो चैप्टर है वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और आप उसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, सही तरीके से ग्रिप नहीं कर पाते। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जो आप सेशन अटेंड करें तो उसका एक सही पैटर्न आपको समझ आए और आप उसमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। ठीक है, जैसे कि बेटा टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आप रिप्रोडक्शन इन मैन सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप रिप्रोडक्शन का मतलब तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो जस्ट टू सेव टाइम, क्योंकि हमने टॉपिक को कवर करना है, तो मैं डायरेक्टली आपको याद दिला देता हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर मैं याद दिलाऊं तो क्या होती थी वो प्रोसेस, वो अमल कि जिसके जरिए कोई जानदार अपनी नस्ल बढ़ाते थे। प्रोसेस बाय विच an organism increase or at least maintain its race। वो प्रोसेस महमूद याद आता है? वो प्रोसेस जिसके जरिए कोई जानदार अपनी नस्ल बढ़ाता है उसे आप रिप्रोडक्शन कहते थे। ये डेफिनेशन आपने होशो हवास में ऑलरेडी लिखी हुई है जब आपने रिप्रोडक्शन इन मैन पढ़ा था। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन और इंक्रीज इट्स रेस। वो प्रोसेस जिसके जरिए कोई जानदार अपनी नस्ल बढ़ाता है, अपना नंबर बढ़ाता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है जी। अब चूंकि कुछ हिस्सा आपने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन मैन के साथ पढ़ा हुआ है, उतना क्विक के साथ करूंगा। मुझे सब बच्चों का फुल इंटरेक्शन चाहिए और सपोर्ट चाहिए। ठीक है जी, ताकि बात समझ भी आए, और जैसे कि हमने बाकी प्लांट्स के चैप्टर में साथ साथ याद किया, इसी तरह हम यहाँ पर भी साथ साथ याद करें। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियरली, और एम आई लैगिंग? चलें, तो फिर उसके बाद मेरे बच्चे रिप्रोडक्शन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था अयाज, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल और सेक्सुअल का बेसिक फर्क अरीज क्या होता था? बड़ा बेसिक सा फर्क होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फ्यूजन, मैंने बताया था कि बेसिक क्या है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होती। कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब आप इसके अलावा कुछ भी लिखोगे, मेल फीमेल की बात नहीं लिखोगे, क्योंकि मैं मैन का पढ़ाते हुए बता चुका हूं कि मेल और फीमेल होते हुए भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई प्लांट में भी तो मेल फीमेल होता है ना, लेकिन प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है। तो मेल फीमेल के एग्जिस्टेंस पर डिफाइन नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बल्कि एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स की यानी स्पर्म और एग की फ्यूजन ना हो, ऐसी रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल कहते हैं। और ऐसी रिप्रोडक्शन जहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट का मतलब स्पर्म एंड फीमेल गैमीट का मतलब एग, इनकी फ्यूजन हो, ये फ्यूज होकर आगे नया सेल बनाए जिससे नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी रिप्रोडक्शन को आप सेक्सुअल कहते हैं। बेटा मेरे साथ याद करना, तो फिर से मैं पीछे से रिपीट करता हूँ। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? वो प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज और एटलीस्ट मेंटेन इट्स रेस। मेंटेन का वर्ड हम इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि देखो, जब एक जानदार पैदा होता है तो पीछे जानदार मर भी रहे होते हैं ना। आप पैदा हुए तो कल आपके दादा नाना मर भी गए, तो नस्ल एटलीस्ट बाकी रहती है या बढ़ रही होती है। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को बाकी रखता है या इंक्रीज करता है, दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन है जहां पर
गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहां पर गैमीट्स की फ्यूजन से आगे आने वाला ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। ये बताने के बाद, अब चूंकि हम लोग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, एनिमल्स नहीं पढ़ रहे, इसलिए मेरे बच्चे हमने पहले ए सेक्सुअल वेराइटी को कवर करना है। तो अगर ए सेक्सुअल वेराइटी को हम देखें तो हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, आपके सिलेबस के ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरीली कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है बैक्टीरिया में, हमें ये देखने को मिलती है फंजाई में, और हमें ये देखने को मिलती है इवन के प्लांट्स में भी। फ्लो चार्ट से बहुत क्लियर हो जाएगा। और यहां मैं एक अलग कलर से लिख रहा हूं जो है वायरस। वायरस क्यों अलग कलर से लिख रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं, क्लासिफिकेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वायरस जो है वो एक ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसकी वजह से चूंकि उसमें सेल नहीं है, तो उसकी जो रिप्रोडक्शन का मेथड है ना, उसकी रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो, चूंकि रिप्रोडक्शन का वर्ड अप्लाई आप करते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म सेल कंटेन करता हो, लेकिन सेल समझने के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि वायरस का जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक होता है, जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों, रेप्लीकेशन कहते हैं। रेप्लीकेशन। तो याद रखिएगा, फ्लो चार्ट आपके सामने खड़ा किया मैंने कि आपके पास रिप्रोडक्शन क्या है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाता है। नंबर टू, रिप्रोडक्शन कितने टाइप की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हम इस वक्त एनिमल्स की बात नहीं करेंगे, एक्सक्लूसिवली एनिमल्स के अलावा बात कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो वायरसेस में भी आती है नजर, बैक्टीरिया में भी आती है नजर, फंजाई में भी आती है नजर, प्लांट में भी आती है नजर, इवन के एनिमल्स में भी आती है, but known primarily for asexual reproduction. ठीक है, these organisms are primarily known for asexual reproduction. वायरस याद रखें एसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, तो उसके लिए जो एसेक्सुअल मेथड है वो रेप्लिकेशन है, जो कि सेलुलर डिवीजन का मेथड नहीं है, क्योंकि वायरस में तो सेल ही नहीं होता। बैक्टीरिया जिस मेथड को फॉलो करता है उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन बेटा। बैक्टीरिया जिस मेथड को फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी मेथड, बाइनरी फिजन। फंजाई जिस मेथड को फॉलो करता है उसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इस सब मेथड के नाम आपको पता होने चाहिए। और प्लांट्स के अंदर हमें मल्टीपल तरह के ए सेक्सुअल मेथड्स नजर आते हैं, जिनको अगर हम मेजरली क्लासिफाई करें तो हम कहते हैं बल्ब फॉर्मेशन, हम कहते हैं ट्यूबर फॉर्मेशन, हम कहते हैं, बल्कि इसको और अच्छे से क्लासिफाई कर देता हूं आपकी मोहब्बत में, क्या याद करेंगे आप, प्लांट्स का जो एसेक्सुअल मेथड है, यानी प्लांट जहां पर एसेक्सुअली ग्रो करता है, उसमें आप यूं समझ लीजिए कि नेचुरल मेथड है और आर्टिफिशियल मेथड है। और नेचुरल मेथड के अंदर हमारे पास आ जाता है, ये फ्लो चार्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा, ताकि आप एमसीक्यू इवन के थ्योरी के क्वेश्चन में भी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई बात आ जाए तो आपको पता हो। तो नेचुरल रिप्रोडक्शन के मेथड क्या है प्लांट में बेटा, नंबर वन बल्ब फॉर्मेशन, अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल दूंगा। नंबर टू ट्यूबर फॉर्मेशन, नंबर थ्री रनर फॉर्मेशन। और आर्टिफिशियल मेथड में फिर दो मेथड है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड ग्राफ्टिंग। मेरे बच्चे ये तुम्हारे सामने आ गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा चार्ट। दोबारा से मेरे साथ हो जाना बच्चों। रिप्रोडक्शन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल बढ़ाता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप की होती है बच्चों, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल एसेक्सुअल का बेसिक फर्क क्या है, ए सेक्सुअल में जो ऑपोजिट गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, उनकी फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं होती। देयर इज नो फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अगर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो वायरस के बारे में मैंने बताया कि वायरस ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनमें जो मेथड है ये सेलुलर डिवीजन का मेथड नहीं है, ये बस एक यूनिक मेथड जो उनके ए सेलुलर बॉडी के अंदर होता है, जिसको आप रेप्लिकेशन कहते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड बाय बैक्टीरिया और यूज्ड बाय वायरस फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, तो वहां आपको पता होना चाहिए रेप्लिकेशन इज द मेथड फॉर वायरसेस। बैक्टीरिया के लिए जो मेथड होता है वो बाइनरी फिजन है, जिसमें सिंपली बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। फंजाई के अंदर क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये कोई भी डिटेल नहीं है, आपको नाम पता होना चाहिए। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, फंजाई आप पढ़ चुके हैं,
ऐसे थ्रेड लाइक होते हैं। थ्रेड लाइक फंजाई के ऊपर इस तरह से एक सैक ग्रो करता है और इसके अंदर छोटे 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 स्पोर्स ग्रो करते हैं। फिर ये सैक रप्चर हो जाता है और ये स्पोर्स जहां जहां फैलते हैं वहां पर नया फंजाई ग्रो कर जाता है। तो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे दाने जिन्हें आप स्पोर्स कहते हैं वो बनते हैं और वो स्प्रेड होते हैं और नया फंजाई बनाते हैं। जबकि असल में जो हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल जाननी है, यानी एग्जाम्पल, फर्दर एग्जाम्पल जो जाननी है वो प्लांट के बारे में जाननी है। और प्लांट में भी एक्चुअली तो ये तीन ही डिस्कशन है, ये डिस्कशन एमसीक्यू में आ जाती हैं। ऑड वन आउट आपको पता होना चाहिए कि यार ये मेथड और इन मेथड में क्या फर्क है, और इसलिए ये मेथड मैंने बताया। तो ये फ्लो चार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीटली कवर करता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एसेक्सुअल मेथड प्लांट के अंदर जो है वो, सॉरी, ओवरऑल अगर हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को देखें तो एनिमल्स आर नॉट नोन फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अदर देन एनिमल्स आपने चार ग्रुप पढ़े। वायरसेस का ग्रुप है, तो वायरसेस में प्राइमरीली है बैक्टीरिया, बी फॉर बैक्टीरिया, बी फॉर बाइनरी फिजन। फंजाई के अंदर स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट के अंदर दो कैटेगरीज है, नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में तीन मेथड्स होते हैं, बल्ब, ट्यूबर और रनर फॉर्मेशन। एंड आर्टिफिशियल मेथड में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड ग्राफ्टिंग होता है। अब चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट का, तो वी विल ओनली टॉक स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट दिस थिंग। ठीक है जी। तो चैप्टर का पैटर्न समझ आ रहा है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में अक्सर बच्चे पूरा पैटर्न लूज कर देते हैं एंड दैट इज व्हाई दे फाइंड दिस चैप्टर रियली डिफिकल्ट। यहां तक क्या मैं सारे बच्चों को समझा पाया हूं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के चैप्टर में हम पहला टॉपिक क्या कवर करने जा रहे हैं? अयान, आदिल, अदन, अरियाना, अंबर, जोहा, राबिया, मरिया, यस सर। मनाहल, अहमद, यस सर। इज दैट Yes, अरीज, yes, महमूद sir. अली, सबको क्लियर है ये पैटर्न यहाँ तक? अनस शेख, आया खान, अब्दुल्ला, सबा, अहमद मुआज, सर अशरफुद्दुजा बिजमाली। जी बेटा, क्लियर है सबको यहाँ तक? सर जी बेटा। सर ये जो रेड से लिखा हुआ है वो उनके तरीके हैं कि किस तरह ये रिप्रोडक्शन जी, करते हैं। मेथड का नाम है। जी हाँ, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। सर अब ये हम चूंकि चैप्टर, जी बेटा बोलिए। बैक्टीरिया में क्या होता है? बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया जिस मेथड को फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। फंजाई जिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, देखो इस फ्लो चार्ट से सबसे पहले तो तुम्हें ये पता चलता है कि ये सारे मेथड एसेक्सुअल है, और कौन सा मेथड किस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के लिए खास है इसके बारे में भी आपको पता चलता है। क्योंकि चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट का, तो मैं आपको प्लांट के बारे में डिटेल भी प्रोवाइड करूंगा जितनी रिक्वायर्ड है जानने के लिए, और इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे। जी अयाज भाई को क्लियर है? अयाज भाई हैं क्लास में? अरे भाई, रामिस की सुई वाइंड गेट की। रामिस सब्र से काम लो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करेंगे। रामिस परेशान है। मैं जवाब देता हूँ बेटा आपको। बेटा यहां तक बात क्लियर है? मारिया, आपको बेटा समझ आ जाती है? अब्दुल रहमान, अयाज तुमने जवाब नहीं दिया। महमूद क्लियर है बेटा? महमूद, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, साथ साथ याद करना बेटा। अब अभी मैंने तुम लोग को बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम बहुत ज्यादा अच्छे से समझना चाहें प्लांट्स में, तो हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं बच्चों? प्लीज मेरी बात को कंप्लीट कीजिएगा। कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? नंबर वन बोलो, नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड का मतलब जहां प्लांट खुद ब खुद विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में मैंने आपको बताया तीन फर्दर मेथड्स है। नंबर वन बोलो भाई, बल्ब फॉर्मेशन। नंबर टू ट्यूबर फॉर्मेशन। और नंबर थ्री रनर फॉर्मेशन। बेटा बेसिक बेसिक आप you should be able to identify the bulb, tuber and runner formation, और किस एग्जाम, इसकी कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक में मौजूद है तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बेटा बल्ब। देखिए बेटा, बल्ब किसे कहते हैं? मेरी बात को गौर समझिएगा। बल्ब कहते हैं, बल्ब एक्चुअल में एक मॉडिफाइड स्टेम होती है जो सराउंडेड होती है बाय मॉडिफाइड लीव्स। दोबारा सुनिएगा, मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगी। बल्ब एक्चुअली क्या होती है? अ मॉडिफाइड स्टेम
सराउंडेड बाय मॉडिफाइड लीव्स। ये मॉडिफाइड मॉडिफाइड का वर्ड हमने इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेम स्टेम जैसी नहीं लग रही होगी और लीफ लीफ जैसे नहीं लगे होंगे, लेकिन एक्चुअली वो लीफ की मॉडिफाइड या स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म होगी। बेहतरीन एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल जो हमें इसके अंदर मिलते हैं वो दो मिलते हैं मेरे बच्चे। एक है, अल्लाह आपका भला करे, अनियन, सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल, सबने देखा हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल भी मैं तुम्हें दूंगा, वो भी तुमने देखा हुआ है, दैट इज गार्लिक। अनियन सबसे ज्यादा क्लोज है तो अनियन समझ लें। देखिए अनियन में क्या होता है, कभी आप प्याज को देखें तो प्याज के सेंटर में इस तरह से व्हाइट सा पार्ट होता है और उसके सराउंडिंग में फिर इस तरह से जो प्याज की लेयर्स होती हैं। हाँ भाई, प्याज का देखा है ना आपने, अनियन होता है, अनियन को देखा है कभी? तो असल में वो जो आप अनियन में ये जो लेयर्स देख रहे हैं वो अनियन के मॉडिफाइड लीव्स हैं। और सेंटर में जो हार्ड व्हाइट पार्ट होता है, हार्ड व्हाइट पार्ट होता है, दैट इज एक्चुअली बल्ब। हार्ड जो व्हाइट पार्ट होता है ना, ये होता है बल्ब। अब होता ये है, अगर आप देखें प्याज को आपने सो कर, क्या होता है, अनियन होता है, आप सीधा सीधा उसे आप मिट्टी में दबा देते हैं तो होता ये है कि मेरे बच्चे, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी, रिच, दीज बोथ पार्ट्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट का सपोर्ट मौजूद होता है, तो यहां से आप देखते हैं कि नया प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट रिक्वायर्ड नहीं है। मैं फिर बता दूं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अयाज इन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, दो तरह के मेथड्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड आपके सिलेबस में सिर्फ नाम की हद तक है, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और इनके बारे में ये क्या है और ये कहाँ आपको नजर आते हैं, कॉमन एग्जांपल्स वो बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल मेथड में तीन मेथड्स हैं। नंबर वन, बल्ब फॉर्मेशन। ठीक है, जिसकी लिए क्लासिकल एग्जांपल हमें अनियन की मिलती है। बल्ब क्या होता है बेटा? बल्ब एक ऐसा मॉडिफाइड स्टेम होता है जो सराउंड होता है मॉडिफाइड लीव से। अनियन का एग्जांपल ध्यान में रखोगे, बात समझ आ जाएगी। प्याज को जब तुमने होल्ड किया हुआ है तो प्याज के अंदर जो सेंटर वाला पार्ट है, जो आमतौर पर व्हाइट होता है और थोड़ा रिलेटिवली हार्ड पार्ट होता है, दैट इज द मॉडिफाइड स्टेम कॉल्ड बल्ब, and it is surrounded by onion peels or layers, and those are actually modified leaves. तो बेसिकली बल्ब की पहचान क्या होती है? अक्सर बच्चों को बल्ब और ट्यूबर में फर्क नहीं पता होता। तो बल्ब उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो एक मॉडिफाइड स्टेम हो लेकिन उसकी सराउंडिंग में मॉडिफाइड लीव्स मौजूद हो। अनियन अगेन इज अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसी तरह गार्लिक में भी आपको ये चीज नजर आती है। अगर गार्लिक आप देख रहे हैं तो वो पूरा का पूरा मॉडिफाइड स्टेम ही होता है। गार्लिक की अगर आप बात करें तो दैट इज मॉडिफाइड स्टेम। लेकिन जो ट्यूबर है उसको जब मैं साथ में आपको एग्जाम्पल, इसका माइक खुला हुआ है भाई, माइक बंद करें प्लीज। तो ट्यूबर की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ट्यूबर के बारे में समझ लेना बेटा कि ये भी मॉडिफाइड स्टेम होती है। बहुत गौर सुनिएगा, ये भी मॉडिफाइड स्टेम होती है, बट इट्स नॉट सराउंडेड बाय मॉडिफाइड लीव्स। ये सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है, वरना आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन ट्यूबर एंड बल्ब मल्टीपल टाइम्स। देखो ये बात क्लियर कर लो कि बल्ब या ट्यूबर दोनों के दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बेटा मैं क्वेश्चन लूंगा वंस आई एम डन विद द डिस्कशन, तो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। तो हम आपको बता रहे हैं अयाज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के मल्टीपल मेथड। तो नेचुरली जो मेथड प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं मेजरली वो तीन कैटेगरीज के हैं, एक बल्ब फॉर्मेशन, एक ट्यूब फॉर्मेशन और एक रनर फॉर्मेशन। बल्ब क्या है? इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम। ट्यूबर क्या है? ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। सर तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? मेरे बच्चे, बल्ब एक ऐसे मॉडिफाइड स्टेम को कहते हैं जिसकी सराउंडिंग में मॉडिफाइड लीव्स मौजूद हो, जैसे अनियन में। लेकिन ट्यूबर हम एक ऐसे मॉडिफाइड स्टेम को कहते हैं
जिसके सराउंडिंग में मॉडिफाइड लीव्स मौजूद ना हो, जिसकी क्लासिकल एग्जांपल जो आपने अपने घरों में देख रखी है, दैट इज पोटैटो। जो पोटैटो है, पोटैटो आप जो देखते हो मेरे बच्चे, दैट्स अ ट्यूबर। मेरे बच्चे अयाज यही पढ़ा रहा था बेटा, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, फिर बार बार डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो। यही तो मैंने 10 दफा तो भी पीछे रिपीट किया। ये रहा ना, ये आप दिख नहीं रहे थे क्या? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स शुरू किया ना जानू, क्या कर रहे हो? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होती है? उसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में किस मेथड से होती है, उसके ऊपर बात की। फिर प्लांट की कैटेगरी थोड़ी डिटेल्ड है, तो उसको हमने यहाँ क्लासिफाई किया। इसी पार्ट को मैंने दोबारा यहाँ रिपीट कर दिया कि भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरीकों से होती है। नेचुरल में 3 मेथड्स है बेटा। जी जी यार, डिस्कनेक्ट हो गया तो मैंने रिपीट तो किया, लेकिन आपकी सुई वही अटक जाती है। मैं बगैर बोले रिपीट कर दिया कि ताकि जो है आप कनेक्ट कर लो, लेकिन आप वो अनसर्टेनिटी आप में बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाती है। मैंने बताया कि हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये पहला फ्लो चार्ट है आज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन सा मेथड है? रेप्लिकेशन इन वायरसेस, बैक्टीरिया में बाइनरी डिवीजन, फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन, और प्लांट में ये नेचुरल वेज और ये आर्टिफिशियल वेज। प्लांट वाला ये असल में पढ़ना है। तो प्लांट में नेचुरल वेज 3 तरीके का, आर्टिफिशियल 2 तरीके का, उसके बारे में बात करता हूँ। बल्ब और ट्यूबर समझा रहा था कि बल्ब फॉर्मेशन और ट्यूबर फॉर्मेशन। तो बल्ब क्या होता है? ये मॉडिफाइड स्टेम है जिसकी सराउंडिंग में मॉडिफाइड लीव्स मौजूद होते हैं। मॉडिफाइड स्टेम होती है, यूजुअली अंडरग्राउंड पार्ट होता है, और इसके सराउंडिंग में लीव्स मौजूद नहीं होते। एग्जाम्पल क्लासिकल आपको अगर मैं देता हूं तो पोटैटो जो है, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबर। जो आलू होता है, देखा आपने आलू के ऊपर क्या होता है? अगर इमेजिन करें ये आलू है, एक्चुअली दिस आलू इटसेल्फ इज अ मॉडिफाइड स्टेम कॉल्ड ट्यूबर। और फिर इसके ऊपर आप देख रहे हैं इस तरह से आईज डेवलप होती है, और फिर इसी आई में से अगर कभी कभी आप मार्केट से आलू लेकर आए तो आपको इस आई में से छोटा सा ऐसे बड डेवलप करता हुआ नजर आता है। ऐसा बड डेवलप, जी हाँ, कैरेट भी ट्यूबर होती है। ऐसा बड डेवलप करते हुए नजर आता है, और फिर इसी से नया आलू निकल आता है। तो पोटैटो है या कैरेट है, ठीक है, ये मॉडिफाइड, ये सॉरी, ये ट्यूबर्स की कॉमन एग्जांपल है। ऑल्दो कि कैरेट इज कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, कैरेट की और भी कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन है, तो बुक में बहुत एहतियात से एग्जांपल्स वो ली गई हैं जिसको कहीं और मर्ज ना किया जा सके। तो आप 2 एग्जांपल्स याद रखेंगे, इन्हीं 2 में से कोई पूछा जाएगा, तीसरा एग्जांपल यूजुअली नहीं आएगा, ठीक है? जो किए जाते हैं आर ट्यूबर नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि जो प्याज होता है वो भी अंडरग्राउंड ही ग्रो करता है ना। प्याज की भी जो ग्रोथ है अनियन की, वो तो अंडरग्राउंड पर बात नहीं है। आप समझें, मैंने बहुत केयरफुली स्टेटमेंट चूज किया है। दोनों में कॉमन क्या है? एक जवाब दीजिए, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। डिफरेंस क्या है? इस मॉडिफाइड स्टेम की सराउंडिंग में लीव्स भी होते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में, जैसे कि अनियन के आप देखते हैं, जैसे कि गार्लिक, गार्लिक आप लेकर आए तो टेढ़ा मेढ़ा सा गार्लिक होता है, और उसमें जगह जगह से ऐसे जो है ना, वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है। वो असल में क्या है? मॉडिफाइड लीव्स है। ये मॉडिफाइड लीव्स होते हैं गार्लिक के, ठीक है जी? तो समझने की बात, समझाने की बात यह है कि मेरे बच्चे बल्ब और ट्यूबर बेसिक आपको याद रखना चाहिए। नेचुरल मेथड क्या? नेचुरल मेथड का मतलब क्या है कि देखो, बल्ब अनियन में खुद ब खुद बनता है, और खुद ब खुद जो है वो ग्रो करता है। एक एक अगर आप अनियन को सो कर दें, तो वो उसमें जो बल्ब होते हैं उससे मल्टीपल अनियंस पैदा हो जाते हैं। तो नेचुरल मेथड का मतलब क्या है कि नेचुरली एसेक्सुअल मेथड से आलू, आप आलू लेकर आते हैं तो आलू में खुद ब खुद ही आय फॉर्म होती है, खुद ब खुद इसमें बडिंग होती है, और बडिंग से नया आलू उसमें से रिलीज होता है। फिर वो थोड़ा, यानी ये थोड़ा थोड़ा करके नया स्ट्रक्चर ग्रो करता है, और जब ये इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि अलग हो सके, जैसे कि आपको गार्लिक में भी नजर आता है। गार्लिक में आप देखते हैं इस तरह से बडिंग हो रही है, और जब वो बडिंग होते होते, इमेजिन करें कि ये पार्ट बडिंग हो रही है, और बडिंग होते होते जब ये पार्ट इनफ साइज का हो जाता है तो ये अलग हो जाता है, ये अलग ग्रो करने लगता है, ये अलग ग्रो करने लगता है। तो बताने का, समझाने का मकसद ये है कि प्लांट में जो नेचुरल वेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें बल्ब फॉर्मेशन है, ट्यूबर फॉर्मेशन है। ट्यूबल क्या है? इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम सराउंडेड बाय मॉडिफाइड लीव्स। ट्यूबर इज ओनली अ मॉडिफाइड स्टेम नॉट सराउंडेड बाय मॉडिफाइड लीव्स। दोनों ग्रो कहां कर रहे हैं दैट डजंट काउंट, ठीक है जी? दोनों अंडर
ग्रो कर रहे हैं, बाहर ग्रो कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे ही नहीं। हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल ही है। एग्जाम में आपको एमसीक्यू नजर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बल्ब इन इट, तो आप अनियन पे चले जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्यूबर, इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबर, तो अब वो आप ट्यूबर पे चले जाओगे। तो इसलिए इससे ज्यादा इसके बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ, जो तीसरी चीज आती है, जो डायग्राम बनी भी आ जाती है, वो यूजुअली जो कि आपने सुनी भी नहीं होती, उसमें बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड दैट इज रनर। तीसरा जो मेथड होता है दैट इज रनर। रनर किसे कहते हैं बेटा? तो रनर होता ये है कि बेटा एक प्लांट ग्रो कर रहा है, इमेजिन करें, इसकी भी क्लासिकल एग्जांपल दूंगा, सारी बुक वाली एग्जांपल है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कवर करनी है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाली एग्जांपल दे रहा हूं और यही एग्जांपल आपसे पूछी जाएंगी। मान लीजिए कि ये प्लांट ग्रो कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं, उस प्लांट में से इस तरह से एक स्टेम स्टेम ग्रो करने लगती है, जो बिल्कुल अलग से आउटवर्ड जा रही और जिसमें लीव्स नहीं आ रहे। यहां तक कि वो स्टेम फैलती जाती है और वो स्टेम इस तरह से सॉइल में कांटेक्ट में आ जाती है। वंस ये सॉइल में कांटेक्ट में आ जाती है तो यहां पर नई रूट्स पैदा हो जाती हैं। ये कुछ हिस्से में यहां से डिटैच हो जाती है, कुछ हिस्से में जिस प्लांट से ये ग्रो कर रही थी वहां से क्या हो जाती है बेटा, बोलिए, डिटैच हो जाती है, और यहाँ पर नए लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, और देखते देखते ये एक नया प्लांट फॉर्म कर लेती है, एक नया यंग प्लांट फॉर्म कर लेती है। दोबारा सुनिएगा, क्या हुआ कि एक प्लांट में से एक स्टेम अलग से निकली। अभी मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे, एक प्लांट में से स्टेम की एक ब्रांच अलग से निकली, वो ग्रो करती गई, और ग्रो उस वक्त तक करती चली गई जब तक कि वो स्टेम से कांटेक्ट में आ जाए, सॉरी, रूट सॉइल से कांटेक्ट में ना आ जाए। वंस इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, तो वहां से उसमें रूट पैदा होना शुरू हो जाती हैं और अपने पेरेंट से वो डिसकनेक्शन में चली जाती है, और फिर एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के तौर पे ग्रो करती है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में जो रनर्स है ना, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। 2 मिनट रुकिएगा, क्योंकि ये रनर नया होता है। यूजुअली आलू आलू तो अल्लाह अकबर ना देखी हो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखे, नजर आ रहे हैं? ये देख, ये अभी मैं एग्जाम, ये देखें बेटा, ये नजर आ रहे हैं बेटा आपको? ये मैं डायग्राम अभी बड़ी कर रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं बेटा? ये भी मैं इस पे हाईलाइट यस नहीं कर सर। सकता, मैं बल्कि सर इसको कॉपी कर लूंगा। तो रनर्स आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहे होंगे, बहुत क्लियरली रनर्स नजर आ रहे हैं यार। ये वाला मेथड यूजुअली हमें नजर आता है ऐसे प्लांट्स में जो जमीन सॉइल से क्लोजली ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है ना, सॉइल से। जी जी, ये मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये है रनर्स, ये रनर्स ग्रो कर रहे हैं, और ये रनर्स फैलते हैं और फैल के सॉइल से कांटेक्ट में आते हैं और फिर नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो यूजुअली ये किसी ट्री लाइक प्लांट में नहीं होगा, दरख्त नुमा प्लांट में नहीं होगा, क्योंकि वहां से तो रनर का नीचे आना बड़ा मुश्किल है। तो यूजुअली हमें ये मेथड नजर आता है जो ऐसे प्लांट्स हैं जो क्लोज टू सॉइल ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसमें ये डंडियों जैसे जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ना बेटा, स्टेम है ना भाई, ये देखो अलग से ग्रो कर रही है, और फिर सॉइल से कांटेक्ट में आकर, अब देखो जैसे ये वाले को देखो, ये देखो यहाँ से ग्रो किया, इसने सॉइल से कांटेक्ट बना लिया, अब देखो यहाँ पर छोटे छोटे नए लीव्स आ रहे हैं। जब ये इनफ अकेले ग्रो करने के काबिल हो जाएगा तो ये पेरेंट्स से इसका कनेक्शन टूट जाएगा, यहाँ पर नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। इज दैट क्लियर? और ये साइड में छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी लगी नजर आ रही है, यस सर। बोलबो, देखो। अच्छा, अभी एक सवाल आ जाता है सर सिर्फ स्ट्रॉबेरी आएगी? देखो याद रखो कि एग्जाम्पल किस तरह से आएगी, आपको एक डायग्राम दे देगा और डायग्राम के थ्रू आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और अगर डायग्राम नहीं होगी, जैसे अगर आपकी डायग्राम आ गई इस तरह की डायग्राम, या जो मैंने बनाई है इस तरह की डायग्राम आ गई, तो डेफिनेटली यू विल आइडेंटिफाइड एज अ रनर ना, कि आपको नजर आ रहा है कि इट्स शूट और स्टेम जो कि अलग से ग्रो कर रही है टिल इट टचेस द सॉइल। इसी तरह अगर बल्ब को बल्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो शेप होती है आप देखो बल्ब की तरह होती है। तो अगर आपको कहीं पर इस तरह का डायग्राम नजर आ जाता है जिसमें बल्बुलर शेप है, तो आप समझ जाओगे। और ट्यूबर क्या होता है? इट्स अ सॉलिड स्टेम, इट्स अ सॉलिड स्टेम जिसके ऊपर इस तरह से यूजुअली आइज डेवलप होती है, पोटैटो वाला पैटर्न होता है।
तो आप ट्यूबर भी आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, जितनी बात मैं बता रहा हूं वो तुम्हारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है। अगर तुम इस बात में श्योर रहोगे तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। सो बल्ब, मॉडिफाइड स्टेम सराउंडेड बाय मॉडिफाइड लीव्स, ट्यूबर, मॉडिफाइड स्टेम बट नॉट सराउंडेड बाय मॉडिफाइड लीव्स। और रनर क्या होता है? दीज आर स्टेम्स, thin stems which grow from the parent plant till they come in contact with the soil, and then they develop into a new plant and get disconnected from the parent plant. जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इतनी बात लिखवा भी देता हूं जल्दी से। सबको क्लियर है बेटा? जी बेटा। सर नलर्स की एग्जांपल ग्रेप्स हो सकती हैं? ग्रेप में रनर्स है? ग्रेप तो दरख्त के ऊपर उगते हैं ना, उसमें रनर्स कहाँ से आएंगे? पता नहीं, मैं देख लेता हूँ, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हो सकता है वो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, डायग्राम के थ्रू आप पहचान सकेंगे। ऐसे तो 50 एग्जांपल में रनर्स होंगे। तो रनर्स आर अगेन स्टेम्स। देखो ये भी क्या है? स्टेम्स ही है, लेकिन यूजुअली थिन स्टेम्स होती हैं which grow outward from parent plant till they come in contact with soil. Roots are then developed and connection from parent plant ठीक है जी। एग्जांपल आपने स्ट्रॉबेरी की ले ली, और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आ सकते हैं जो क्लोज टू सॉइल ग्रो कर रहे होंगे और रिजल्ट देंगे। एम आई क्लियर? एब्सोल्युटली बेटा। यहां तक तुम सब बच्चों को बात समझ आती है? मुझे हैंड रेस करके बता दो प्लीज कि ये यहां तक का फ्लो चार्ट। लेट मी रिकॉल इट वंस अगेन फॉर एवरीबॉडी। हमने कहा चैप्टर में पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन? वो मेथड जिसके जरिए कोई ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल बढ़ाता है, इसे आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के दो मेथड, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल मेथड क्या है? एसेक्सुअल जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती, सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है। एसेक्सुअल में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मेथड है। यू शुड बी एबल टू नेम द स्पेसिफिक मेथड। वायरस में क्या होती है? क्या वायरस में क्या होती है बेटा? रेप्लिकेशन। बैक्टीरिया में क्या होती है? बाइनरी फिजन। फंजाई में क्या होती है? स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट के अंदर थोड़ी डिटेल है। नेचुरल मेथड अलग है, आर्टिफिशियल अलग है। नेचुरल क्या है? जिसमें प्लांट को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लांट जो है वो अल्लाह आपका भला करे, डायरेक्टली जिस नेचुरल मेथड को फॉलो करते हैं मल्टीपल प्लांट्स, उन्हें आप जो है नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें 3 तरीके आते हैं, बल्ब, ट्यूबर और रनर। बल्ब क्या है? मॉडिफाइड स्टेम सराउंडेड बाय मॉडिफाइड लीव्स is modified stem not surrounded by modified leaves। ठीक है जी। एंड फाइनली रनर, जो कि अगेन स्टेम्स होती हैं, शूट्स होती हैं जो डेवलप करती हैं आउटवर्ड टुवर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट, एंड दे कम इन कांटेक्ट विद द सॉइल, एंड फाइनली they when they get the contact from the soil they start developing independently, और फिर उनका जो कनेक्शन होता है वो पेरेंट से डिग्रेड हो जाता है और वो एक सेपरेट प्लांट के तौर पर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? उफाक, अब्दुल बासित, रिजा, वली, आहा, Yes, बरकत, शिजा वसी। जी बेटा। अब जिसको यहां तक सवाल है एक एक करके पूछें। ठीक है, यहां तक सवाल है एक एक करके पूछें जी। सर ये रनर की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो दिखाइए सर मुझे। ये लीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रामिस। इसमें सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? पहला वर्ड पेरेंट, फ्रॉम पेरेंट प्लांट टिल दे कम इन कांटेक्ट विद सॉइल। जज़ाकल्लाह। सर ये जी रामिस IGCSE जल्दी में से है। जी जी। ये मैंने तो नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा तो मैं क्या कर सकता हूँ ओके ओके सर। भाई? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसके ये सब मेथड्स हैं यूजुअली। मैं क्या बोलूं अभी? आईजीसीएसई में ही तो है। तो ये मुझे डायग्राम पता दिखा नहीं, दे रनर पढ़ाया की। नहीं है अभी, अजीब बात है बल्कि। रिप्रोडक्शन, ये प्लांट की रिप्रोडक्शन बेटा बड़े डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आप अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके पैटर्न को दिमाग में ठूसो और साथ साथ याद करो। शिजा, एम आई क्लियर टू यू बेटा? शिजा वसी,
आप बता सकते हैं कि मॉडिफाइड लीफ, अबे यार तुम लोग तो लेट लेट आ रहे हो, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो। मॉडिफाइड लीफ, ये अनियन है ना बेटा, अनियन में जो आप पील उतारते हो अनियन की, जो मोटी मोटी लेयर्स होती हैं, दोज आर मॉडिफाइड लीफ। मॉडिफाइड लीफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट लाइक नॉर्मल लीव्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 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 पूछो भाई, आगे बढ़ना है जी। महीज। सर नहीं, फातिमा फैसल। जी फातिमा फैसल बोले। सर क्या क्वेश्चन किस टाइप का आता है? बेटा ये तो एमसीक्यू में आने वाली चीज है, ये जो है ना सेक्शन, असल जो डिटेल आएंगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आएंगी, ये तो एमसीक्यू है। एमसीक्यू में डायग्राम आ जाएगी, डायग्राम को आइडेंटिफाई करना होगा, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ asexual reproduction, which of the following is not a method of asexual reproduction, इस तरह के सवाल आते हैं। तो एमसीक्यू का इंफॉर्मेशन है, लेकिन पता होगा तो आप करेंगे ना। मेरे ख्याल में मैंने अभी क्लास के शुरू में बताया कि रिप्रोडक्शन हम कर रहे हैं, ये हमारा प्लांट बायोलॉजी का आखिरी टॉपिक है, और इकोलॉजी, उसके बाद हम जो है वो पासवर्ड्स पे चले जाएंगे। ये आर्टिफिशियल तो नहीं पूछा जाता ना एसेक्सुअल प्रोडक्शन का। बेटा मैं बताता हूँ आर्टिफिशियल मेथड जो है उसके बारे में मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा, और वो क्यों बताऊंगा, जब सवाल आता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए, ये नाम कोई मेथड नहीं है, 2 मेथड है बेटा, यहीं पर कंक्लूड कर देंगे इसको। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं, जब आप प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का मतलब रूट स्टेम या लीफ, रूट स्टेम या लीफ में से कोई हिस्सा कट करते हैं, और कट करके आप उसे, जैसे शुगर केन है, अब शुगर केन को कैसे उगा रहे हो आप, शुगर केन आपने कट किया, एक जो कटेड पार्ट है उसको भी आपने सॉइल में सो कर दिया, वो एक नए प्लांट में डेवलप कर दिया। आप मनी प्लांट कैसे ग्रो कराते हो, आपका मनी प्लांट ग्रो कर रहा है, आपने उसको जब ज्यादा ग्रो कर गया आपने उसको कट किया, कट करके जो कटलिंग थी उसे आपने नई बॉटल ऑफ वाटर में डाल दिया, उसमें रूट्स आ गई और वो एक नए प्लांट में ग्रो करने लग गया। समझ आ रही है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो नॉर्मली कैसे हम करते हैं मेरे बच्चे, बड़ा सिंपल है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, जिसमें प्लांट के हम, इट्स एन आर्टिफिशियल मेथड जिसमें हम प्लांट के किसी भी मेथड को, किसी भी पार्ट को, जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव रूट स्टेम या लीफ, रूट स्टेम या लीफ ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है जी, तो अगर आप प्लांट के किसी पार्ट को काट के सॉइल में लगा देते हैं और उससे नया प्लांट आ जाता है, क्या यही कॉमन मेथड नहीं होता जो अपने घरों में हम इस्तेमाल करते हैं? जब घरों में हमें प्लांटिंग का जिन लोगों को शौक होता है, क्या वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं कर रहे होते? बोलो भाई, कर रहे होते हैं नहीं कर रहे होते? अगर एक प्लांट से दूसरा लगाना है, तीसरा लगाना है, चौथा लगाना है, तो आप ही करते हैं ना? यस जी करते हैं सर। फ्लावर्स को भी इसी तरह ग्रो करते हैं। फ्लावर्स को क्या करते हो, दोबारा बोलो। फ्लावर को इस तरह ग्रो नहीं करते बेटा, फ्लावर्स के अंदर तो सीड्स होते हैं, अगर सीड फॉर्म हो गया है तो फिर वो सीड जर्मिनेट कर जाता है फ्लावर के अंदर। अगर फ्लावर एज सच, तो फ्लावर कोई नए प्लांट में ग्रो नहीं करेगा, अगर उस फ्लावर के अंदर सीड छुपा हुआ है तो ग्रो करेगा। क्लियर? ओके सर जैसे फ्लावर होता है और फ्लावर को हम कट करें, स्टेम को ना हाफ 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 कट करें और दोनों को आपस में मर्ज कर दें, तो एक नया फ्लावर भी तो आ जाता है, कुछ ऐसा वो आ रहा है ना, उस तरफ आ रहा हूँ बेटा। क्यूकम्बर, में बिल्कुल, क्यूकम्बर में तो बेटा सीड आ जाएगा ना। तुम ऐसे प्लांट को, अभी तो मैंने एग्जांपल दी शुगर केन की यार, गन्ने की एग्जांपल दी ना अभी यार, गन्ने की एग्जांपल दी, या अल्लाह भला करे आपने, अगर आपने घर में कोरिएंडर लगाना है, हरा धनिया लगाना है, एक तरीका तो ये है कि आप उसके सीड्स के थ्रू लगाओ। याद रखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम क्या कह रहे हैं कि प्लांट स्टेम और लीफ, जो वेजिटेटिव पार्ट है, प्लांट स्टेम और रूट स्टेम और लीव्स, इनमें से अगर हम किसी का इस्तेमाल करें, अभी मैंने मनी प्लांट की एग्जांपल दी, तुम लोग क्या सोते रहते हो क्या? मैं पहले एग्जांपल देकर आया हूं, फिर मुझे उसे एग्जांपल दे दें। अरे क्या नशे में तो नहीं हो? क्या काम है, अभी एग्जांपल नहीं दी तुम लोगों को? मैंने कहा कि जो आपका मनी प्लांट है, मनी प्लांट कैसे आप लगा रहे हो? तो मनी प्लांट का कभी भी आपने सीड तो नहीं लगाया होगा। मनी प्लांट के लिए आप क्या करते हो, मनी प्लांट ग्रो कर रहा है, आपने उसकी जो पूरी बेल ग्रो कर रही होती है उसमें से आपने कहीं से कट किया, और जहां से कट करके उसको आपने नई वाटर बॉटल में डाल दिया, और वहां से नया प्लांट ग्रो कर गया। ऐसा होता है या नहीं होता? आप हरा धनिया लगा रहे हो, हरा धनिया लगाने के 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि आप उसका सीड इस्तेमाल करो, एक तो ये है कि आप उसका जो धनिया सीड आता है वो इस्तेमाल करो, वो तो फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर आपने धनिया लिए, धनिया के जो पत्ते हैं या धनिया की जो स्टेम है वो ली, और बहुत सा धनिया आपने सॉइल में सो कर दिया और उसमें से मजीद ग्रोथ हो गई, दैट इज अगेन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो जहां पर सीड आ जाएगा, सीड की बात तो खत्म हो जाएगी ना, सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। ठीक है जी, सीड इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
मेरे बच्चे अभी मैं क्या करा रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट करा रहा हूँ ना, व्हाट काइंड ऑफ सिली क्वेश्चंस आर यू गाइस आस्किंग। मैं चैट बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे कोई सिली कमेंट या सिली चैट नहीं चाहिए। अभी मैं करा रहा हूँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ कि आप इसको मेरे साथ याद करें। आपका टेंशन क्या है सर, वो पॉसिबल कब करा देंगे, फला टॉपिक कब करा देंगे। अरे व्हाट इज दिस शिट, are you not interested in taking this session, let me kick you out of the class, that's very simple। व्हाट इज दिस भाई, आप बच्चे हो क्या हो, रिप्रोडक्शन प्लांट चल रहा है, एक टॉपिक चल रहा है जिसको मैं, फिर अचानक से कोई जाग जाएगा कि सर वो एक बार बोला फला दिखा दे, फला दिखा दे, फला दिखा दे, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, फला करते हैं। अरे क्या कर रहे हो बच्चों, मैंने क्लास के शुरू में बताया क्या करना है, क्या प्लान है, सारा बता दिया क्लास के शुरू में, फिर वहीं पर बात आकर दोबारा सवाल पूछ रहे हैं। तो लेट जो ज्वाइन कर रहे होते हो बच्चों, पहले तो बी वेरी केयरफुल कि आप कम से कम आपको ये अंदाजा हो कि सर पहले क्या बता चुके हैं, बिकॉज दिस लिटरली जो है ना बॉदर्स मी अलॉट कि मैं एक डिस्कशन पर फोकस कर रहा हूँ, उस पर बच्चों को जवाब दे रहा हूँ, एक बच्चे का नया ही जवाब आ रहा है कि जरा वो नहीं बेटा सॉरी की बात ही नहीं है ना, मैं तो आप लोगों को, आप मेरे बच्चे हो यार, आप, आई टोटली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, लेकिन यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड एज वेल, डू नॉट लेट मी गिव मतलब गेट मी दिस इंप्रेशन के आपको डिसिप्लिन नहीं है। क्या अब देखो बात कुछ और चल रही है, ऐसे ही है कि जनाब घर पे आप अम्मी अब्बू कोई बात कर रहे हैं, आप आके तीसरी बार डाल दोगे दरम्यान। तो इसलिए नहीं फातिमा, इट्स नॉट अबाउट सॉरी एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, ठीक है, इन जनरल है, डू नॉट टेक इट पर्सनल, ठीक है, आई लिटरली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ, आप में अच्छियां हैं, ठीक है, आई टोटली रिस्पेक्ट यू बहुत ज्यादा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन ये तरीका मुनासिब नहीं होता जनाब, वो दरमियान में कोई भी अनशन। तो आई वॉन्ट माई क्लास टू बी इंटरैक्टिव, बट वो इंटरेक्शन एक एक कंटिन्यूटी में हो तो बहुत अच्छा लगता है। और इंटरेक्शन आप देखिए ना, कितने क्वेश्चन हम आंसर कर रहे होते हैं, दरमियान में रुक के भी कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा खास अगर कोई लेट आ रहा है उस पर बड़ा मुश्किल है। मैं हाथ से लिख रहा हूँ, मैं कौन सी पीडीएफ चला रहा हूँ कि भाई यूं चला रहा हूँ, जब मैं हाथ से लिख रहा हूँ व्हाई आर यू नॉट राइटिंग विद मी। तो इसलिए जो बच्चे भी कह रहे हैं सर वो दिखा दे, फला दिखा दे, भाई क्यों मिस हो रहा है, बी वेरी केयरफुल, उससे टेम्पो ब्रेक होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है जी। तो अगेन चलो रिफ्रेश करते हैं हर चीज को, दोबारा से रिकॉल करते हैं। अभी 8वीं 10वीं दफा मैं पीछे आया हूँ, हमने क्या कहा, रिप्रोडक्शन प्लांट, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, वो मेथड जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल बढ़ाता है कोई भी, उसे आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। दो प्राइमरी मेथड्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल हम कहते हैं जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो रही होती, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन नहीं हो रही, उसके बगैर ही आगे नस्ल चल रही है, तो आप इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट होगी तो इसे आप सेक्सुअल है। अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मेथड से होता है, ये मेथड के नाम आपको पता होने चाहिए। वायरस में जो मेथड फॉलो होता है दैट इज रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया में जो मेथड फॉलो होता है दैट इज बाइनरी फिजन, फंजाई में जो मेथड फॉलो होता है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट्स के अंदर मैंने फर्दर कैटेगराइजेशन कर दी ताकि मैं हर एक एंगल को कवर कर लूं, नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड इसमें प्लांट खुद ब खुद एसेक्सुअली ग्रो करता है, उसमें कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स। नंबर 1 बल्ब फॉर्मेशन, जोनेरा, ट्यूबर फॉर्मेशन और रनर फॉर्मेशन के थ्रू। बल्ब क्या है, मॉडिफाइड स्टेम सराउंडेड बाय मॉडिफाइड लीव्स, क्लासिकल एग्जांपल अनियन। ट्यूबर क्या है, इट्स अ प्योर सॉलिड मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है जी, विदाउट मॉडिफाइड लीव्स, पोटैटो। उसके बाद आ गया रनर। रनर इज अगेन स्टेम दैट ग्रोज आउटवर्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट लाइक इन स्ट्रॉबेरी प्लांट, और फिर वो रनर जो है सॉइल से कांटेक्ट में आके एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। एज यू कैन सी हियर दीज आर ऑल रनर्स जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक हो गया। फिर हम आ गए आर्टिफिशियल मेथड के बारे में बता रहा था मैं यहीं पर ही, चलो बल्कि मैं अलग से लिख देता हूं इसके नीचे ही, बल्कि अलग से भी नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं कि आर्टिफिशियल मेथड पे आ गए तो हमने 2 कैटेगरीज बनाई। आर्टिफिशियल मेथड में 2 कैटेगरीज होती हैं प्राइमरी। आर्टिफिशियल मेथड का मतलब जो खुद ब खुद नहीं होगा, भाई मनी प्लांट ग्रो कर रहा है, क्या खुद ब खुद दूसरा मनी प्लांट निकल आएगा क्या उसमें से, नहीं होगा ना, जब तक उसको आप कट नहीं करोगे, यस और नो। आर्टिफिशियल मेथड में मनी प्लांट तो सबके घरों में कॉमन ही लगा होता है, इसलिए बार बार मनी प्लांट की एग्जांपल दे रहा हूं कि मनी प्लांट आप सबने देखा होगा। तो आर्टिफिशियल मेथड में आपके पास एक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, क्यों कहते हैं आई डोंट नो बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, ये दोनों आर्टिफिशियल मेथड होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है कि जिसमें आप कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, और जब मैं वेजिटेटिव पार्ट कह रहा हूं तो इससे मुराद या तो रूट है, या इससे मुराद स्टेम है, या इससे मुराद लीफ है। जब आप किसी प्लांट को उसके स्टेम, लीफ या रूट से ग्रो कराएं, ठीक है ना, यानी आप कट करेंगे स्टेम को, रूट को या लीफ को, सो करेंगे और उससे नया प्लांट आ गया,
तो आप कहेंगे ये मेथड कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, और मोस्ट कॉमनली हम इसके लिए स्टेम यूज कर रहे होते हैं, ज्यादातर हम इसके लिए क्या यूज कर रहे होते हैं, स्टेम। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी, जो शुगर केन है, शुगर केन को कट करके आप उसका एक हाफ सो कर दें तो वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में आएगा, मनी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में आएगा। इसी तरह मेरे बच्चे, आपका अल्लाह भला करे, जो क्या कहते हैं धनिया, मैं वो बता रहा था, कोरिएंडर, कोरिएंडर है या मिंट लीव है, अगर आप इनके सीड से, मिंट लीव सीड से या कोरिएंडर सीड से कोरिएंडर उगा रहे हैं, तो ये तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सीड इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उसके लीव या स्टेम से मजीद कोरिएंडर पैदा कर रहे हैं तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। बेटा अगर नहीं आएगा तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, ये कैसा बकवास सवाल है कि सर ये आएगा, अरे मैं पागल हूं, कुत्ते ने काटा मुझे पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता कि टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। डू यू वांट मी टू बी लाइक दोस्त टीचर जो बस ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाते हैं बस, और फिर बच्चा जब एग्जाम खोलता है उसको बोलता है पता नहीं क्या आ गया क्या नहीं आ गया। अरे क्या कर रहे हो यार, पूरे साल पढ़ने के बाद डोंट यू हैव दिस ट्रस्ट ऑन योर टीचर कि यार वो पढ़ा रहा है तो कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा होगा। क्या सा सिली क्वेश्चन है सर ये एग्जाम में आएगा, अरे क्यों नहीं आएगा यार। So vegetative propagation is an artificial method of asexual reproduction, जो कि जिसमें आप किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को जब आप उसको यूज करेंगे और उसके थ्रू एक प्लांट पैदा करेंगे, वी विल कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने मल्टीपल एग्जांपल दी, मनी प्लांट को ग्रो कराना, कोरिएंडर को ग्रो कराना, या जनाबे आली शुगर केन की जो कटिंग कर करके नए शुगर केन लेकर आना, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एग्जांपल्स। जबकि ग्राफ्टिंग जो होती है ये एक एडवांस मेथड है, जो कि आपने शायद देखा होगा किसी वीडियो वगैरह में भी। इसमें क्या होता है कि आप, ये जो भी किसी बच्चे ने जिक्र भी किया था, मैं उस तरफ आ भी रहा था, मान लीजिए ये एक स्टेम, तो इस स्टेम में थोड़ा सा कट लगाते हो, ये एक स्टेम है, इसमें आपने थोड़ा सा कट लगाया, ये घरों में करते भी, जिन लोगों को प्लांटिंग का शौक है वो लोग करते हैं, और उसके बाद यहां पर दूसरे प्लांट का कोई टिश्यू लाकर अटैच कर दिया, दूसरे प्लांट की मान लीजिए छोटी सी स्टेम लाके, छोटी सी स्टेम लाके अटैच कर दी, ऐसे बिल्कुल बाकायदा इसके साथ फिजिकली अटैच कर दी, और फिर बाकायदा इसको हम लोग थ्रेड वगैरह से बांध देते हैं। जाहिर है अगर बांधेंगे नहीं तो गिर जाएगा, अटैच कैसे होगा, तो थ्रेड वगैरह से इसको बांध देते हैं टाइटली। आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखेंगे तो ग्राफ्टिंग आपको नजर आ जाएगी। तो अब होता क्या है, स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस part, this newly added part, which may be from different plant, becomes the part of this plant, और यहां से ये नया प्लांट ग्रो कर जाता है पूरा, और ये जैसे पहले ग्रो कर रहा था वैसे ही ग्रो करता रहता है। तो ये एक प्योरली आर्टिफिशियल मेथड है, जो कि पर्पस, जिसका पर्पस रिप्रोडक्शन नहीं होता, बस असल में इसका पर्पस होता है ब्यूटी। आप नया एक्सपेरिमेंट करें, एक नई चीज, एक यूनिक चीज लेकर आए, यार एक प्लांट में दो अलग वैरायटी की स्टेम्स मौजूद होंगी, दो अलग वैरायटी के फल फ्रूट आ रहे होंगे, ठीक है, ग्राफ्टिंग इसे कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देखें तो आपको बहुत कॉमन ग्राफ्टिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें सिंपली आप एक स्टेम को दूसरे स्टेम के साथ मर्ज करते हैं, और जाहिर है वो फिजिकली अटैच तो होगा नहीं, तो आप उसको कांटेक्ट में लाकर उनको बांध देते हैं और टाइम देते हैं, जो स्टेम से न्यूट्रिशन दूसरी स्टेम लेती है, और फिर वो न्यूट्रिशन के थ्रू फर्दर ग्रो करती है, और ये ग्रोथ कंटिन्यू होती है यहां तक कि एक ही प्लांट पर दो वैरायटीज पैदा हो जाती हैं। इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये बताने का मकसद क्या है अयाज, बताने का मकसद ये है कि एग्जाम में यू विल हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ asexual reproduction. Options are vegetative propagation, option is tuber formation, option is grafting, option is germination of seed. अब जैसे ही आपने सारा सुना, आपने कहा यार ग्राफ्टिंग भी सर ने आर्टिफिशियल मेथड में बताया था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बताया था, ट्यूबर फॉर्मेशन भी बताया था, हाँ ये जो लिखा हुआ है ना जर्मिनेशन ऑफ सीड, सर ने बताया था सीड तो भाई सेक्सुअल का पार्ट होता है, दिस इज द यूज केस जो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई। अब मैं चलो सिंपल तुम्हें लिस्ट बनवा दूं कि ग्राफ्टिंग, आप बोलोगे ना ग्राफ्टिंग क्या होती है, आप बोलोगे वेजिटेटिव, तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में एक एक दो बेसिक जुमलों का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ताकि एटलीस्ट आपके दिमाग में रजिस्टर तो हो कि ये पढ़ा क्या था हमने। तो इसलिए आपको बेटा ये बताना जरूरी है, ये टर्म्स एंड, मैं सिर्फ लिख दूं ग्राफ्टिंग तो फिर आप कैसे करेंगे, नहीं बेटा कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। बच्चे ये सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी 10 मिनट पहले दे चुका हूं कि दिस इज प्योरली एन एमसीक्यू मटेरियल। आपको एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, या तो स्टेटमेंट आ जाएगी लिखी हुई और आप बोलेगा दिस इज कॉल्ड डैश,
तो अब आप जब स्टेटमेंट रीड करेंगे, एग्जामिनर को पता है कि आप कितने अच्छे हो और आप कितना पढ़कर आना था, कितना लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एबल टू आइडेंटिफाई दीज टर्म्स। बस ये एमसीक्यू मटेरियल था, थ्योरी का मटेरियल अभी शुरू होगा। ठीक है बच्चों, तो भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। उम्मीद है कि ये आइडिया सबको क्लियर हो गया होगा। मैं 10 दफा रिपीट कर चुका हूं। ये जो फ्लो चार्ट है बेटा, क्या आप मुझे प्लीज एक बार में बता दीजिए, ये फ्लो चार्ट सबको क्लियर है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम आइडिया इसीलिए देना जरूरी है। ये देखो, आसान पेपर आएगा ना तो कोई भी अच्छा करके आ जाएगा। मुश्किल पेपर आ गया, मुश्किल पेपर किसको मुश्किल कहते हैं? जिसमें ऐसी बारीक चीजें आ जाएं, तो बेटा फिर तो अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और बाकी शायद ना कर पाए। आपने कोशिश यही करनी है कि जो पढ़ा रहा हूं वो आपको आता पाता हो, क्योंकि देखो वी आर वेरी क्लोज टू स्टार्ट पास्ट पेपर सेशन, एंड मैं नहीं चाहता कि वहां पर आपको ये जब मैं कोई बात आए वहां, और मैं इस बात पर उम्मीद हूं कि आप मुझे ठक करके जवाब दोगे कि सर आपने पढ़ाया था, अब आप भोंगे की तरह बैठे हुए हो, वो बड़ा सैडनिंग हो जाएगा। बेटा बैक्टीरिया के अंदर जो मेथड फॉलो होता है उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। मेथड के थ्रू कहते हैं जिसमें एक बैक्टीरियल सेल होता है, सिंपली वो हाफ हो जाता है, इसे 2 बैक्टीरियल सेल बन जाते हैं, बस इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी था कि अगर बैक्टीरिया लिखा हो और इस तरह बना के दिया हो तो अक्सर बच्चे से माइटोसिस लिख के आ जाते हैं। दोबारा सुनिएगा मेरे बच्चे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब इस तरह डायग्राम बना के देते हैं ना बैक्टीरिया की हो कि भाई ये कौन सा मेथड शो कर रहा है, तो अक्सर जो गधे होते हैं या जिन्होंने ये सोचा होता है कि सर को तो कुत्ते ने काटा था, सर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता रहे थे, वो भाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं बता रहे थे। अक्सर बच्चे इसको माइटोसिस लिख कर आ जाते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं। अल्लाह के बंदे, बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होती, बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होती, तो इसलिए ये मेथड माइटोसिस नहीं लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? बाइनरी फिजन लिखोगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ मेरे बच्चे, आर्टिफिशियल मेथड के ऊपर बेसिक बात तो हो गई, अब आ जाए एडवांटेजेस। ये आ गया थ्योरी वाला मटेरियल, हर दफा तो जिक्र कर देता हूं। अब आ गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्या नाम है इसका, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, सही, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू हम प्लांट की बात कर रहे हैं। ये चीज एग्जामिनर थ्योरी में पूछता है और पूछ सकता है और पूछता भी है कि भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है। तो भाई जल्दी समझ लेते हैं इसको। बहुत जनरल से फायदे हैं और उम्मीद है कि आप एक झटके में इसको समझ पाएंगे कि इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। बड़ा सिंपल है मेरे बच्चे, अगर मैं पहले एडवांटेज, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि कॉलम बना देता हूँ, एक तरफ एडवांटेज लिख देते हैं, एक तरफ डिसएडवांटेज, तो याद करना आसान हो जाएगा। मेरे साथ साथ याद करना, जमा करने की वो ना करना मेरे बच्चे। पहले बात करते हैं एडवांटेज। याद रखो, पहले मैं इन जनरल बता दूं फिर लिखवा दूंगा बेटा, ठीक है। थ्योरी में आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो सबसे बड़ा फायदा जो हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है ना बेटा, वो क्या कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल मेथड होता है, इसलिए ये लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस टाइम कंज्यूमिंग और मोर एनर्जी एफिशिएंट होता है। देखो, जो सेक्सुअल, आप जब माइटोसिस मियोसिस पढ़कर आए थे, तो माइटोसिस मियोसिस आपने जब सुना तो आप क्या पढ़ते हो कि माइटोसिस एक सिंपल मेथड होता है और मियोसिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वे टू टाइम कंज्यूमिंग, इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड, जबकि जो ए सेक्सुअल मेथड है जहां पर गैमिट बनाने की जरूरत नहीं, फ्यूजन ऑफ गैमिट की जरूरत नहीं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं, तो बेटा ए सेक्सुअल मेथड कोई भी हो, इन जनरल वो बहुत ज्यादा सिंपल, लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट होता है। जिसका सबसे बड़ा फायदा हमें क्या मिलता है, क्योंकि ये एक सिंपल प्रोसेस होता है, तेज होता है, कम टाइम में हो जाता है, तो मेरे बच्चे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज होती है, प्लांट रैपिडली ग्रो करते हैं। और इसीलिए जो खास तौर से बच्चों क्रॉप प्लांट्स हैं, यानी ऐसे प्लांट जिनका इस्तेमाल हम मेजर क्रॉप्स में करते हैं, कॉटन हो गया जनाब अली, शुगर केन हो गया, जितने भी मेजर क्रॉप है, वीट हो गया, राइस हो गया, हम इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल मेथड के थ्रू अगर सबको डेवलप होने का छोड़ दिया जाएगा
तो मेरे बच्चे उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। पॉलन बनेगा, ओवरी में जाएगा, फ्यूजन होगी, फिर जनाब सीड बनेगा, फिर सीड डिस्पर्स होगा, फिर जर्मिनेट होने का वेट करेगा, फिर जर्मिनेट होगा, फिर नया प्लांट आएगा। लंबा प्रोसेस है बहुत। जबकि एसेक्सुअल क्या है, ये स्टेम काटी, ये इधर गिराई, ये ट्यूबर बन रहा है, धड़ाधड़ ट्यूबर 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 बनते चले जा रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करनी है, धड़ाधड़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसमें वो सारी रिक्वायरमेंट या वो सारे टाइम फ्रेम्स कट ऑफ हो जाते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। तो एडवांटेज अगर हम बात करें तो याद रखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेस टाइम टेकन, मोर एनर्जी एफिशिएंट, सिंपल है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है और हाई यील्ड देती है। क्योंकि जब जल्दी प्लांट ग्रो करता है तो आपकी जो प्रोडक्शन रेट होता है, आपका जो ग्रोथ रेट होता है वो ज्यादा होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेरे बच्चे, दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी मदद से आप जो फूड डिमांड होती है, क्योंकि प्रॉपर पर्टिकुलरली जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, जो खास तौर पे हमारी न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिशन का बेसिक हिस्सा है, जैसे वीट है, राइस है, अल्लाह आपका भला करे, शुगर केन है, तो ये तमाम प्लांट्स को अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो कराने पर फोकस ना करें, सेक्सुअली इतना स्लो ग्रो करेंगे कि हमारी फूड डिमांड्स को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो मेरे बच्चे आपके पास मोर एनर्जी एफिशिएंट, less complicated, less time taken, rapid and high yield, yield का मतलब प्रोडक्शन। It is the method through which food demands are met with population growth. के एडवांटेजेस बच्चों, अब क्या ए सेक्सुअल मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं? जी हाँ, बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। देखो, जब कोई चीज ए सेक्सुअल मेथड से ग्रो कर रही होती है तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास वैरायटी नहीं होती। वैरायटी कैसे आती है, जब आपका मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, जीन्स के कॉम्बिनेशन होते हैं और उससे नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो प्लांट में वैरायटी पैदा होती है। जबकि अगर एक प्लांट को आप भाई डंडे से डंडा ग्रो करा रहे हो, स्टेम से स्टेम ग्रो कराते चले जा रहे हो, कराते चले जा रहे हो, कराते चले जा रहे हो, तो उसमें कोई, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट इन्वॉल्व नहीं हो रही, कोई उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहे, तो आने वाली जो नस्ल है वो एग्जैक्टली डिट्टो आइडेंटिकल होगी किसके, पेरेंट के। आइडेंटिकल होने में, आपके साथ आइडेंटिकल होने में क्या नुकसान है भाई? नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन वैरायटी कम होती चली जाएगी। वैरायटी एक पॉपुलेशन में क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अच्छा, फिर आप बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि जब कोई है तो वहां पर कोई डिजीज आई, कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आया, तो मेरे बच्चे वो फिर वैरायटी, कोई एक वैरायटी डैमेज होगी, दो वैरायटी डैमेज होगी, लेकिन अगर वैरायटी ज्यादा है तो उम्मीद है कि सारी वैरायटीज इक्वली इफेक्टेड नहीं होंगी। लेकिन अगर यहां पर आप प्योरली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर रिलाई करें और कोई एक डिजीज आ जाए जिससे प्लांट फाइट करने के काबिल नहीं है, क्यों फाइट करने के काबिल नहीं है? क्योंकि प्लांट में वैरायटी तो आ नहीं रही है, तो अल्टीमेटली वो डिजीज जो है वो पूरी की पूरी प्लांट की क्रॉप को, पूरी की पूरी प्लांट की नस्ल को बर्बाद कर सकती है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ए सेक्सुअल प्रोडक्शन से फूड डिमांड तो मीट हो रही है, लेकिन इससे प्लांट के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन है वो कम होती चली जाती है। जब जेनेटिक वेरिएशन कम होती चली जाती है तो प्लांट की जो वेराइटीज हैं, प्लांट की जो स्टेबिलिटी है एनवायरनमेंट में, वो कम होती चली जाती है। और डिजीजेस अगर ऐसे प्लांट्स पर इफेक्ट करें तो दे में इवन वाइप आउट दी होल वेराइटी ऑफ प्लांट, पूरी की पूरी जो नस्ल होती है, पूरी की पूरी जो वेराइटी है, उसे वाइप आउट किया जा सकता है। इस वजह से जो एवोल्यूशन है ना प्लांट में, देखो हर गुजरते वक्त के साथ हर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वैरायटी आती है और उस वैरायटी की वजह से वो बेटर से बेटर वर्जन बनता है।
तो जब आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे रिलाई करते हैं तो उससे फायदा मिल रहा है, रैपिड यील्ड हो रही है, लेकिन वैरायटी खत्म होती चली जाती है, वैरायटी खत्म होती चली जाती है। और जब ये वैरायटी खत्म होती चली जाएगी तो प्लांट की जो जीन पूल है, जो प्लांट में जेनेटिक वेरिएशन होती है, जो उसे स्टेबल बनाती है अलग अलग इन्वायरमेंट में, वो खत्म होती चली जाएगी और प्लांट विल बी मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेज एंड डैमेजेस। इसीलिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये होता है कि हम कभी भी प्लांट की सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे रिलाई नहीं करते, बल्कि जो फार्मर्स होते हैं, ऑल्दो दे डू नॉट नो दैट मच साइंस, लेकिन उनको इतना पता है कि हमने प्लांट को आर्टिफिशियली या प्लांट को एसेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस करना है, लेकिन उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलाउ करनी है ताकि उनमें वैरायटी मेंटेन रहे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी होने देना है और ग्रोथ को, फूड डिमांड को जो है ना मीटअप करने के लिए हमें उनको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराना है। तो अगर हम किसी भी प्लांट पे सिर्फ सेक्सुअल पे चले जाएं तो वैरायटी तो होगी, बट प्रोसेसेस इतने स्लो और कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो प्लांट की जो ग्रोथ है वो फूड डिमांड को मीट नहीं कर पाएगी। और अगर हम सिर्फ एसेक्सुअल पे चले जाएं तो फिर वो प्लांट को आहिस्ता आहिस्ता जेनेटिक वैरायटीज में खत्म होगी, जीन पूल कमजोर होगा, प्लांट में जो एवोल्यूशन है वो नहीं होगी, और एनवायरनमेंट अगर चेंज हुआ, कोई डिजीज आई, तो वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए, पूरी की पूरी क्रॉप के लिए लीथल साबित हो सकती है। अरीज, महमूद, आयशा, इज दैट क्लियर? जोहा, तालिया, यस सर। चलें अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को। लेस एनर्जी एफिशिएंट, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है इसके अंदर, लंबा प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग, as new plants are identical copies of parent, so genetic variation. These are disadvantages of sexual reproduction. एसेक्सुअल बेटा, एसेक्सुअल चल रहा है ना, सेक्सुअल तो शुरू ही नहीं किया अभी हम। ओ सॉरी, मैंने ऊपर वाले पॉइंट गलत दी, ओ मैंने गलत लेफ्ट में लिख दिया, एक्चुअली सॉरी, यू आर राइट, मेरा दिमाग किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। एज न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पेरेंट, सो जेनेटिक वेरिएशन reduces, a single disease may completely wipe out whole crop. Any genetic disease in one plant can be spread to whole crop. No evolution of plants. No evolution occurs in plants. Is that clear, bachcho? These are the disadvantages of asexual reproduction. Am I absolutely clear to everybody out there? Ismail, Yes, Zia, sir. बात Yes, समझते sir. हो? जी सर, क्लियर। यस सर। सर ये फर्स्ट पॉइंट में आइडेंटिकल के बाद क्या लिखा है? Identical copies of parents, so genetic variation reduces. ओके सर। सर ये चलिए, तीसरा पॉइंट बेटा, सर ये तीसरा पॉइंट any genetic disease in one plant can be spread to whole crop. समझा भी नहीं सर प्लीज। मेरे बच्चे, अगर देखो ना, जैसा प्लांट वैसा ही डॉटर बन रहा है, वैसे ही नई प्लांट आ रहे हैं। तो अगर कोई जेनेटिक डिजीज एक पेरेंट प्लांट में आ गई, तो फिर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप ग्रो कर रहे हैं तो वो डिजीज ऑटोमेटिक नहीं बेटा, थर्ड और सेकंड पॉइंट सेम नहीं है। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है बेटा?
सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है कि अगर एक सिंगल डिजीज आई तो वो सिंगल डिजीज बाद, क्योंकि किसी प्लांट में वैरायटी नहीं है तो वो एक डिजीज सबको वाइप आउट कर सकती है। और मान लीजिए अगर एक डिजीज है जो वाइप आउट तो नहीं कर रही लेकिन आ गई है, तो वो डिजीज ऑटोमेटिकली पूरे क्रॉप में, जो भी नई क्रॉप आएगी सब में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दीज आर टू डिफरेंट, डिजीज का कॉन्सेप्ट दोनों में आ रहा है बट दोनों का रेफरेंस अलग है, क्योंकि प्लांट की जेनेटिक वैरायटी कम हो रही है ना बेटा, जेनेटिक वैरायटी प्लांट में है नहीं। सबा कह रही सर फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं बेटा, चूंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो पेरेंट है, जैसा पेरेंट है एग्जैक्टली वैसा ही डॉटर आ रहा है, तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रही। जैसे आप और आपके अम्मा अब्बा एक जैसे नहीं है ना, जेनेटिक वैरायटी आती है, तो इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जब आप वक्त के साथ इवॉल्व होते हैं, नए नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस आप में बनते हैं, तो उस वक्त के एनवायरनमेंट के लिहाज से आपकी जो सर्वाइवल होती है वो और अच्छी होती है, ठीक है ना। तो अगर एक प्लांट में वैरायटी नहीं आ रही, बिल्कुल पेरेंट जैसा ही वो बार बार एग्जैक्टली बनता जा रहा है, तो जेनेटिक वैरायटी जो नए नए कॉम्बिनेशन आने चाहिए वो नहीं आ रहे। इसी को हम लिख रहे हैं कि जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस होती जाएगी। और जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस होने का नुकसान क्या है कि प्लांट की जो एबिलिटी होती है ना सर्वाइव करने की, वो कहते हैं ना, देखो वक्त के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। जैसे कोविड से पहले लोग ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करते थे, है जी, बच्चा भी नहीं सोचता था। कोविड आया, मजबूरी में सब ऑनलाइन पे चले गए, टीचर्स भी गए, बच्चे भी गए, ठीक है। अब बाज टीचर्स और बाज बच्चों ने बहुत अच्छे से अडाप्ट कर लिया। अब आज उनको फायदा क्या है, आज वो पेट्रोल भी बचा रहे हैं, आज वो टाइम इन ट्रैफिक भी बचा रहे हैं। और जनाब अगर उनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई अच्छा रिसोर्स अवेलेबल नहीं था, तो वो दुनिया जहां में किसी भी टीचर से पढ़ पा रहे हैं, अडेप्ट कर लिया, तो बेटर बन गए ना, बेटर वर्जन बन गए। घर बैठे घर की प्रेमिसेस में घर की लग्जरी के साथ क्लास ले पा रहे। और एक वो बच्चा जो ये अभी तक वही रगड़ा रहता है, वो ऑनलाइन तो समझ में नहीं आता, तो वो फिर इसका मतलब पीछे रह जाएगा उस कंपटीशन में। या एक टीचर है जो आज भी वो बेचारा बिल्कुल ही, यानी अगर वो यहाँ पर क्या है जी, एहतजाज हो रहा है, रश लग गया, या जनाब ली जा सकती है ना भाई, तो एक ऑनलाइन पे अडेप्टेड टीचर ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर लेगा, क्लास जो है वो हो जाएगी। और जो फिजिकल वो बेचारा फंस गया, कुछ भी नहीं कर सकता। तो बट एवोल्यूशन का मतलब यही होता है, जब आप वक्त के साथ हालात के लिहाज से चेंज लेकर आते हैं, इसी तरह जेनेटिकली भी चेंज आता है जो हमें हमारा बेटर वर्जन बनाता है, ठीक है जी। तो प्लांट में अगर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आप रिलाई करें तो ये डिसएडवांटेजेस आपको मिलेंगे कि प्लांट की जेनेटिक वेरिएशन कम होगी, प्लांट मोर ससेप्टेबल टू डिजीज हो जाएंगे, और अगर कोई डिजीज उनमें आ गई तो ऑटोमेटिकली वो पूरी क्रॉप में चली जाएगी और कोई एवोल्यूशन प्लांट में हमें नजर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। They will also fight for रनर्स food वाला पेज rights. दिखा दीजिएगा, रनर्स ये वाला देखो पेज रनर्स दिखा पे, दीजिएगा। अरे भाई और रनर इसमें वाले पेज पे क्या नहीं, क्या ऐसा मैंने लिख दिया तुमने नहीं किया अभी तक यार। अल्लाह अकबर। देख लिया सही से, अभी फिर देखना है? और नहीं सर, हो गया, जजाक। चल मेरे बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। अब अगर आप चैप्टर के शुरू में चलें तो मैंने आपको बताया कि प्लांट की जो रिप्रोडक्शन है उसमें दो हिस्से थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन एंड डस्टेड। अब आ रहा है प्राइमरी मेथड। सर ये सेकंड और थर्ड डिसएडवांटेज, अरे कहाँ आइडेंटिकल है जानू? आपने सेकंड में कहा है भाई डिसएडवांटेज एक रेफरेंस में कनेक्ट होंगे। अब ऐसे तो आप कहें सर मोर टाइम लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मोर एनर्जी एफिशिएंट होगा, तो ये तो एक ही होगा। अरे एक कहाँ होगा यार, पॉइंट अलग बनाएंगे ना। यहां पर हमने कहा कि क्योंकि प्लांट में एवोल्यूशन नहीं है, प्लांट में एडेप्टेशन नहीं आ रही, तो अगर एक डिजीज खतरनाक वाली आ जाए तो ये पूरे प्लांट क्रॉप को वाइप आउट कर देगी, ठीक है जी। और यहां हमने कहा कि अगर एक डिजीज में आ जाए तो अगर वो वाइप आउट नहीं भी हो रहे तब भी क्योंकि सेम आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो जो भी बीमारी होगी वो सारे डॉटर्स में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ये दो अलग बातें हैं। इसमें हमने कहा कि चूंकि जेनेटिक वैरायटी नहीं है, ये बात हो रही है जेनेटिक वैरायटी के रेफरेंस में कि अगर जेनेटिक वैरायटी नहीं होगी, जीन पूल रिड्यूस हो गया, एडेप्टेशन नहीं है, तो मेरे बच्चे जब उनमें कोई डिजीज आएगी जिससे वो फाइट नहीं कर सकेंगे, तो वो सारे के सारे नस्ल को वाइप आउट कर देगी। दिस पॉइंट इज अबाउट जेनेटिक वैरायटी। अरे ये कह रहा है कि जनाब एनी जेनेटिक डिजीज इन वन प्लांट कैन बी स्प्रेड, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल कॉपीज आगे जा रही हैं, तो ये आइडेंटिटी पर आ रहा है, आइडेंटिकल नेचर पर आ रहा है कि भाई अगर एक भी जेनेटिक डिजीज आती है तो वो सारी की सारी क्रॉप में फैल जाएगी। ये रेफरेंस है आइडेंटिकल होने का और ये रेफरेंस है जेनेटिक वेरिएशन का। यस और नो?
क्लियर है या नहीं है? सर यस सर क्लियर क्लियर सर, क्लियर सर। तो दोनों में साउंड लाइक सेम बट दे आर नॉट। Yes, क्लियर sir. चल ओके, अयाज अयाज किधर चले गए? अभी समझ आ गई दोनों में डिफरेंस है? सर तो आइडेंटिकल होने का और जेनेटिकली आइडेंटिकल, अबे जेनेटिक वेरिएशन है और ये आइडेंटिकल है अयाज, क्या हो गया भाई? आइडेंटिकल कॉपीज और ये जेनेटिक वेरिएशन, ये दो अलग कॉन्सेप्ट है। जेनेटिक वेरिएशन, ये जीन उनमें रिड्यूस होती चली जा रही है, जीन में वैरायटी पैदा नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनमें एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट न्यू डिजीजेस नहीं है। और यहाँ जो पॉइंट है भाई, रट्टा लगा ले, अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट है आइडेंटिकल कॉपीज का कि जेनेटिक डिजीज ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगी, वो तो जेनेटिक वेरिएशन पे बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो बात कर रहा है कि जैसा पेरेंट होगा वैसा ही डॉटर प्लांट आएगा। तो अगर एक पेरेंट प्लांट में कोई मसला आया तो ऑटोमेटिकली वो डॉटर प्लांट में भी चला जाएगा, उसके डॉटर में भी चला जाएगा। तीसरे पॉइंट, पहले तीसरे पॉइंट को समझो कि भाई आपने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट जो है वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर रहा होता है, तो जैसा पेरेंट बिल्कुल वैसे ही डॉटर होगा। तो अगर पेरेंट में डिजीज है तो डॉटर में भी आ जाएगी, यस और नो? यस सर। अरे अयाज तुम बताओ यार, जिसको समझ में नहीं आया उससे उसको समझाने दो ना। जी बेटा, अगर पेरेंट में डिजीज है तो बच्चे में भी आ जाएगी, डॉटर प्लांट में भी आ जाएगी, ठीक है? यहां हमने क्या कहा कि क्योंकि उस प्लांट में जेनेटिक वैरायटी पैदा नहीं हो रही, इसलिए अगर वो डिजीज, अगर वो कोई नई डिजीज आई जिससे प्लांट में फाइट करने की एबिलिटी नहीं है, तो वो पूरी की पूरी क्रॉप को वाइप आउट कर देगा। ठीक है? मोबाइल बड़ा भारी पड़ गया रास्ते में, वो नेशनल बरंगी वाला जो रोड है ना, मैं तो बाइक से वो बड़े अल्लाह का शुक्र ये है कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं। 1 मिनट होल्ड करना बच्चों। सही थी, नॉर्मल दिखाते, ज्यादा भी नहीं। बीच रोड पे जा रहा था मैं, तो वो शायद ऑयल गिरा होता, क्या था, वो बाइक स्लिप हुई, वो फिर रगड़ दी गई और मैं भी साथ कर दिया। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि बस ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बस पाँव पे हुआ है और होने पे हल्की सी खराश है, कुछ हुआ नहीं मतलब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल करे। आप किसी के लिए बेलौस खिदमत करने के लिए गए थे और रास्ते में आपके साथ इस तरह का मामला हो गया। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे भाई, आप बड़े कीमती असासे हैं हमारे लिए। इसके ऊपर जो है ना आप करो, इसको अच्छे से पानी से धो। एक तो आरटीएस का इंजेक्शन लगवाओ जाके, एटीएस का, ठीक है, एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगा लो और लाजमी तौर पर। और दूसरा जो है ना, ये इसको अच्छे से पानी से धो लो, और धोने के बाद एक ऑइंटमेंट आता है, कैलेंड्यूला ऑइंटमेंट ना, कैलेंड्यूला ऑइंटमेंट आता है, शायद तुम मेरे लिए लेकर भी आए थे, तो वो इसके ऊपर लगाओ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हील अप हो जाएगा जख्म तुम्हारा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको खुला रखना, बस साफ रखना इसको। ठीक है, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। आप काम से गए किसी और के और आपका इस तरह एक्सीडेंट हो गया, तो अल्लाह ताला इस खिदमत में बड़ा अजर देगा। बहरहाल होने वाली चीज थी और अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो बस आप जो है ना इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लो, इसको ड्राई रखो, इसके ऊपर कैलेंड्यूला लगाओ और ये जो है ना वो एंटी टाइटनस का इंजेक्शन लगवा लो। ठीक है, तो अल्लाह ताला, बहुत मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको ठीक कर दे और एहतियात करें। ठीक है भाई? और बाइक का ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? बाइक सही है, सलामत है, या टूट फूट गई बाइक? अच्छा बेटा कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, अयाज भाई कहाँ अटकी हुई थी सुई? अयाज किधर चले गए? अयाज कहाँ चले गए भाई? बेटा ये दोनों पॉइंट्स सही। और थर्ड वाला, अरे थर्ड 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 वाला क्या कह रहा है कि बैड कैरेक्टर, इमेजिन करें कोई बैड कैरेक्टर एक प्लांट में आ गया, ठीक है जी, कोई मसला प्लांट में आ गया, तो चूंकि एक मसला एक प्लांट में अगर आ गया और उसी से फिर आगे प्रोपिगेशन हो रही है, फर्दर ग्रोथ हो रही है, नए प्लांट आ रहे हैं, तो वो मसला ऑटोमेटिकली सारे प्लांट्स में जाएगा ना, या नहीं जाएगा? हाँ भाई, ऑटोमेटिकली सारे प्लांट्स में वो मसला चला जाएगा ना। अरे तो मसला तो डिजीज ही है ना यार, मसला और क्या आएगा? मसला और क्या आएगा? ठीक है,
तो बहरहाल ये दो अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इसको आप अलग रखें तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाए बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की तरफ। सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरह होता है जी कि बेटा। हम लोग ये जो वो लोग होते हैं सर, ये जो कजन में शादी करते हैं फिर वो जीन्स रिपीट होता है, तो वो भी इसी तरह है। नहीं नहीं, इंसानों में तो बेटा एसेक्सुअल कहाँ होती है, इंसानों में एसेक्सुअल प्रोडक्शन कहाँ होती है अल्लाह के बंदे। इंसान वो जो कजन में करते हैं, आप देखो ये क्या वो एसेक्सुअल तो नहीं होती, लेकिन जब एक ही जीन पूल के अंदर कर रहे होते हैं, बार बार अपने कजन में करते हैं, तो उसमें भी जेनेटिक पूल कम होता जाता चला यानी खत्म। वैरायटी तो आती है, लेकिन वो वैरायटी जिस तरह आनी चाहिए वैसे नहीं आती, ठीक है। जब आप एक ही फ्रेटर्निटी में रिएक्ट करते जाते हो, कजन मैरिजेस होती हैं, उनका यही एक नुकसान है कि अगर आपकी शादियां सिर्फ खानदान में होती हैं तो उससे भी जीन पूल रिड्यूस होता है, और आपकी इम्यूनिटी और आपकी जो वनरेबिलिटी होती है ना टू डिजीजेस, इम्यूनिटी कमजोर होती है और वनरेबिलिटी टू डिजीजेस जो है वो बढ़ जाती है, तो उसका नुकसान है बहरहाल। लेकिन वो तो होती सेक्सुअल है ना, क्या अगर कजन में होगा तो क्या मियाँ बीवी नहीं होंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगी क्या, क्या कह रहे हो यार अहमद, सोचा तो करो क्या कह रहे हो। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं बच्चे बच्चे, तो अभी हमने कहा फ्यूजन। अभी मुझे कंफर्म करो, मैथ की क्लास है या नहीं है, सर अभी कोई फिजिक्स क्लास की है? क्लास है, physics- 12 से 1 फिजिक्स की क्लास है। चलो भाई इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह करते हैं, ठीक है जी। कौन सी रिप्रोडक्शन कहलाती है सेक्सुअल बेटा, रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। which involve fusion of male and female gametes to form zygote। a zygote, to form a zygote is called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे प्लांट में हो या एनिमल में हो। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जाते हैं तो बेटा दो तीन टर्म्स हमें जल्दी जल्दी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं जी, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन ऑफ आप मेल। चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैन तो सब पढ़ चुके ना, गैमीट के फ्यूजन होने का, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट के फ्यूजन का जो प्रोसेस है इसे आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मेल का गैमीट फीमेल के गैमीट के साथ फ्यूज होता है, दोनों एक होते हैं, इस प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है जी। गैमीट क्या होता है जी बेटा, गैमीट क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं भाई, सर रिप्रोडक्शन मैन पढ़ चुके हैं ना, तो गैमीट को वेरी गुड, अ सेल विद अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। बच्चों याद कीजिए रिप्रोडक्शन मैन में तो पढ़ा है ना, अ सेल विद अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड न्यूक्लियस का मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसका नंबर हाफ होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस का मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। याद कीजिए कि आप लिखते थे कि एक सेल होता है डिप्लॉइड और एक सेल होता है हैप्लॉइड, और ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं मैन वाले टॉपिक में। डिप्लॉइड सेल किसे कहते हैं? जिस सेल के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हो। अ सेल containing chromosomes in pairs, एक ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में हो उसे कहते हैं डिप्लॉइड। और इसीलिए डिप्लॉइड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे बच्चे हम लोग? 2n से। 2n से। डिप्लॉइड सेल का रिप्रेजेंटेशन 2n से क्यों करते हैं? 2n का मतलब क्या होता है कि वो पेयर की फॉर्म में, दो दो की जोड़ी में है, 2n की फॉर्म में है, जोड़ी में। जबकि हैप्लॉइड का रिप्रोडक्शन जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करते हैं? अ सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन को। एन यानी 2n का मतलब पेयर था, और उसके बाद अगर उसमें से पेयर में, जोड़ी में से दो जूते का पेयर डिप्लॉइड है, और अगर एक ही जूता है तो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब बच्चे आधा समझते हैं। आधा किस सेंस में? कि दो का पेयर था, एक है तो आधा हो गया ना,
पेयर में अगर दो थे तो एक आधा हो गया ना, उस लिहाज से आप उसको आधा कहते हैं। आधे का मतलब ये नहीं कि क्रोमोसोम आधा है, पेयर में दो थे, अकेला रह गया तो पेयर आधा हो गया। यस और नो? इज दैट जी क्लियर? सर, क्लियर। Yes, sir. अच्छा भाई मेरी जान के टोटो, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टॉपिक है जो डिटेल में हमने पढ़ना है प्लांट्स के अंदर, ठीक है? बेस सेक्शन का अब आ जाते हैं, हेडिंग बना लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इसका मैं ओवरव्यू आपको दूंगा बेटा, और बस ओवरव्यू के बाद फिर इंशाल्लाह ताला आपको आज के लिए अलविदा कहेंगे और कल दोबारा मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका ओवरव्यू सुन लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हमने क्या क्या कवर करना है। तो जैसे कि मैंने अपनी डिस्कशन में शुरू में कहा था कि प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट होता है, रूट, स्टेम और लीफ, और प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डिस्कस करना होगा, उसके बाद फिर उसके रेफरेंस में हम आगे जाएंगे और कनेक्टिविटी में लेकर चलेंगे। अगर आपको पहले इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन थी तो इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक कनेक्टिविटी में हम लेकर चलेंगे इस डिस्कशन को, जो कि शुरू होगी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के साथ, विच इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और फिर वहां से पॉलन से लिंक होगा, पॉलन से फिर पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स पर बात जाएगी, फिर जनाब फर्टिलाइजेशन पर बात जाएगी, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जनाब यारी सीड पर जाएगी और सीड जर्मिनेशन पर जाएगी, और सीड जर्मिनेशन जो है इसका लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है जी? तो इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम 3 सेशंस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल का सेशन भी 10:30 पर होगा, रात में 10:30 पर होगा इंशाल्लाह। कल मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी और सैटरडे के सेशन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी? अब जिसने स्क्रीनशॉट लेना है भाई ले लो जल्दी जल्दी। सर जी बेटा। इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। अच्छा दूसरी चीज एक और याद रखें, मैं ग्रुप पे चैट आपकी खोल देता हूं, तो जो भी क्वेश्चंस आप लोग डालते हैं प्लीज 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 क्वेश्चंस मुझे अलग से भेजने का फायदा इसलिए नहीं होता, आपने देखा है मैं रिस्पॉन्ड बड़ा स्लो करता हूं, और इसकी रीजन है कि मेरे पास अगर मैं अभी भी व्हाट्सएप आपका स्क्रीनशॉट देखूं तो इतने अनरीड मैसेजेस पड़े हुए हैं, और अगर एक क्लास है फिर उसके बाद कोई और क्लास है, फिर कोई और क्लास है, फिर नमाज है, फिर तरावी है, फिर इफ्तार है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी एक सवाल का जवाब देना। मैंने कई दफा कहा कि आप कोशिश करें ग्रुप पे, तो एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा। आप लोगों को ये कंट्रोल रखना है कि ग्रुप पे सिर्फ सवाल डिस्कस हो, फजूल हा हा ही ब्रो डूड ये सब मुझे नजर आया तो मैं ग्रुप से ही बाहर निकाल दूंगा, फिर ना रहेगा सांप और ना बजेगी बांसुरी, सॉरी बांस और बांसुरी। ठीक है जी? चले जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई स्लाइड देखनी है? सर रिकॉर्डिंग कब तक भेज देंगे? किसकी रिकॉर्डिंग? इसकी अबे खुदा के बंदे, तो अभी लेक्चर खत्म हुआ है, अभी रिकॉर्डिंग चाहिए सर तुम्हें? दरअसल मैं तो आज लाइव तरावी से लेट आया था तो मैं फिर मिस की क्लास मैंने आज, जेन्युइन मैं रीजन। सर इसका वी ट्रांसफर लिंक भेज देता हूं, मैं अभी अभी भेज देता हूं थोड़ी देर में। गूगल ड्राइव वाला नहीं आएगा, वो वी ट्रांसफर वाला लैपटॉप में या मोबाइल में अगर वो अनरार वाला फोल्डर है तो खुल जाएगा तुम्हारा। ठीक है सर, अब वही भेज टेस्ट के रिजल्ट्स कब तक आएंगे? टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे इंशाल्लाह संडे से पहले। सर जी यार वो मेरा काम तो करो। कौन सा काम? सर वो केमिस्ट्री के टीपी सर।